हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे हमारे मोस्ट अवेटेड एग्जाम के बारे में, जिसका नाम है पीसीएस, यानी कि पीपीएससी जो कंडक्ट करवाती है पंजाब पीसीएस का एग्जाम, जिसके प्रीलिम्स के बारे में हम आज कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट जो रहने वाला है डिस्कशन का, दैट इज योर बायोलॉजी। बायोलॉजी आपका जनरल साइंस का एक कॉमन सब्जेक्ट है, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम योर जनरल साइंस। आज हम देखेंगे इस सेशन के अंदर कि आपके लास्ट 4 इयर्स के अंदर, यानी कि आपका 2013, 15, 18 एंड 20 के अंदर आपके किस तरह के सवाल आए हैं आपके सब्जेक्ट बायोलॉजी से। सबसे पहला सब्जेक्ट जो किसी भी आप जब आप प्रिपेयर करते हैं जनरल साइंस में, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से कोई भी एक ऑप्ट कर लेते हैं। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जब मूव करते हैं, यानी कि जब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो हम इसमें इसकी रेलेवेंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि ये सेशन या ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम को क्रैक करने की होती है वो होता है उसकी स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी का जो सबसे पहला और दूसरा सब्जेक्ट आपका जो स्टेप है, दैट इज योर स्ट्रैटेजी के अंदर आपका सिलेबस एंड योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप क्या करते हैं, आप अपने सिलेबस को देखते हैं, जो आपके कमीशन ने आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड करवाया है अलोंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसपे हमें ये आइडिया लग जाता है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है, जिन पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पीवाईक्यू से आपको ये भी समझ आ जाएगा कि अगर आपके क्वेश्चंस के अंदर लेवल आ रहा है, यानी जो आपका क्वेश्चन का लेवल है, कितनी डेप्थ में आपसे सवाल पूछा जा रहा है, और उस सवाल के अंदर अगर आप एग्जामिनर को थोड़ा सा उसका माइंडसेट की कोशिश करें जानने की कि वो किस तरीके के सवाल पूछता है, तो वो सारे के सारे फैक्टर्स आपके सिर्फ एक चीज से क्लियर हो जाते हैं, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। राइट, सो आई होप कि आपको जो इसका जो मोटिव है सेशन का, दैट इज मोर क्लियर। नाउ विल स्टार्ट विद दी बायोलॉजी। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी के अंदर इसके सिलेबस के बारे में। उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन है, 75 डेज का फ्री कोर्स लेकर आया है आपके लिए सिविल स्टैप, जो कि आपका प्रीलिम्स से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको नोट्स अवेलेबल है, एमसीक्यूज अवेलेबल है, और साथ ही साथ आपको जीएस और सी सैट के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। राइट, तो यहाँ पर ये जो बैच है, इट इज बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th ऑफ जनवरी। ठीक है, यानी कि आपके जो सेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, डेमो लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, आपके जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, टाइम टेबल आपके साथ डेफिनेटली शेयर हो गया होगा। राइट, अदर वीडियोस इस एग्जाम से रिलेटेड आप देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर, सिविल स्टैप के ऊपर। आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस कोर्स, अब वो सारी की सारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है, वो सारी की सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। गो एंड चेक दी अदर वीडियोस एज वेल। राइट, चलिए, सो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस के बारे में। तो जितना हमने एनालाइज किया, जितना हमने देखा कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम देखें और उसके अंदर देखें कि किस तरीके के सवाल आए हैं, क्या सिलेबस पूछा जाता है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम इग्नोर कभी भी नहीं कर सकते अगर हम पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका ब्लड है। ब्लड के अंदर बेसिकली हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में भी बात करते हैं कि ब्लड क्लॉट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें आपके कौन कौन से पिगमेंट्स जो होते हैं वो जरूरी होते हैं। फिर है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक भी कहते हैं। कभी कभी आपको इस टॉपिक से एक जनरल क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी डिसऑर्डर्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ओवरऑल आपको एक टॉपिक को कवर करना है पूरे एक ओवरव्यू के साथ। राइट, और बिगिनर्स के लिए, जो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें लगता है कि हम नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कोर्सेज हैं, क्लासेस हैं, ये आप सबके लिए जो है वो अप्रोप्रिएट है। आप चाहे बिगिनर है, चाहे आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ये क्लासेस बेनिफिशियरी है। तो इन क्लासेस को मिस आउट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। राइट, उसके बाद है आपका ह्यूमन डिजीजेस, जिसके अंदर हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में जो ह्यूमन से रिलेटेड है। उसके बाद इम्यून सिस्टम, जिसमें हम टी और बी सेल्स के बारे में बात करते हैं कि टी सेल्स क्या है, बी सेल्स क्या है। आपने देखा होगा कोविड के टाइम पीरियड पर भी लिम्फोसाइट्स वाज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इम्यून सिस्टम में हम बेसिकली बात करते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स के बारे में। ठीक है जी। उसके बाद डिसऑर्डर्स है। अब ये डिसऑर्डर्स किस किस तरह के हो सकते हैं, क्रोमोसोमल हो सकते हैं, ऑटोसोमल हो सकते हैं, यानी नॉर्मल सेल से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और कुछ कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं वो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपका जो बायोमोलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए, आरएनए, ये सारी की सारी चीजें आप देखोगे कि रिपीटेडली आपको इस पे सवाल बिल्कुल आता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें से कभी सवाल नहीं आता, कुछ ना कुछ किसी न किसी फॉर्म में आपको इसमें सवाल मिल ही जाएगा।
राइट। उसके बाद इकोलॉजी है आपका, जिसमें आप एनवायरमेंट की बात करते हैं, इंटरेक्शंस की बात करते हैं। फूड चेन है, फूड वेब है, अलॉन्ग विद देम पिरामिड्स की बात करते हैं, राइट। तो ये आपका इकोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, जो आपका कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा टच जो है वो आपका एनवायरमेंटल स्टडीज से भी इसका मैच करता है। उसके बाद है साइंस इन एवरीडे लाइफ। तो देखिए साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आती हैं, तीनों को हम एवरीडे में यूज करते हैं, एवरीडे लाइफ के अंदर। तो इस सेशन में हम देखेंगे बायोलॉजी को हम कैसे यूज करते हैं, बायोलॉजी का स्पेसिफिकली आपके ह्यूमन वेलफेयर के लिए या हमारी डे टू डे लाइफ में वो कहां कहां रेलेवेंट है, इस पे भी आपको सवाल आ सकता है, राइट। तो ये आपका सिलेबस है। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि भाई इतने सारी चीजें हैं, मैंने आपको बता दी, आपने मुझे बता दी, ठीक है। तो अब लर्नर्स के मन में एक सवाल उठेगा कि करे कहां से, पता तो चल गया कि ये करना है, अब इसे इसे कहां से करना है, 10th लेवल से करना है या फिर थोड़ा सा और ऊपर जाना है लेवल पर। तो इसका आंसर है आपको 10th लेवल नहीं। अगर आप इसके क्राइटेरिया को देखेंगे तो क्वेश्चंस भले ही आपको 1 या 2 आए, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि वो 10th लेवल नहीं है। आपको इसके अंदर एनसीईआरटीज अगर करनी है तो आपको करनी है इसके अंदर 11th एंड 12th की एनसीईआरटी। तो ये क्लास 11th एंड क्लास 12th की एनसीईआरटीज है बायोलॉजी के लिए। आप अपने टॉपिक्स को इन बुक्स में से भी कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका सिलेबस है, ये बुक्स जो है वो आपको फॉलो करनी है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है दैट इज फ्रॉम द इम्यून सिस्टम 2013 के अंदर, और इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सा प्रिलिमिनरी और प्राइमरी आपका लिम्फॉइड ऑर्गन्स है। अब ये आपके या तो हम ब्लड में भी कर लेते हैं, क्योंकि लिम्फ जो है वो ब्लड का ही पार्ट है, ब्लड में हम लिम्फ पढ़ते हैं और सीरम भी हम उसी के अंदर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स भाई वो होते हैं जो प्राथमिक है, जो बहुत जरूरी है, जिनके बेस पर सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बनते हैं। तो इन जनरल आपका टॉपिक क्या है, इन जनरल आपका टॉपिक है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। हम इम्यून सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम में 2 इम्यूनिटीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज योर इनेट इम्यूनिटी और एक होती है आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी। दोनों इम्यूनिटीज को, एक को हम बर्थ के टाइम पर ही एक्वायर कर लेते हैं और एक को हम जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती है हमारी बॉडी खुद ही ने जो है बनाती है, जैसे एंटीबॉडीज की बात करते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर दोनों तरह के ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। तो ये जो क्वेश्चन आया है आपको वो पूछा है प्राइमरी के ऊपर। तो कंटेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड नॉट बी इग्नोर्ड, और अगर आपको समझ ही नहीं आया कि सवाल क्या है तो आंसर जरूर गलत होगा। जैसे कि अगर आप इन ऑप्शंस की तरफ ध्यान देंगे तो चारों के चारों लिम्फॉइड ऑर्गन्स ही हैं, लेकिन मुझसे पूछा गया है प्राइमरी, इसलिए ऑप्शन में 1 2 3 4 भी दिए, क्योंकि सबको लगेगा कि टॉन्सिल्स भी तो लिम्फॉइड ही है, स्प्लीन भी लिम्फॉइड है, तो 4 होंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें पूछा है प्राइमरी कौन से हैं, यानी जिनके बिना सेकेंडरी भी नहीं होंगे। तो बेसिक इंपॉर्टेंट वन कौन से हैं, तो इसका जो आंसर है दैट इज बोन मैरो एंड थाइमस। और अब आपको देखना है कहां पर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। तो आपका थाइमस और आपका जो बोन मैरो है दिस इज द एसेंशियल वन। इसके बाद जो स्प्लीन और आपके टॉन्सिल्स है दे आर द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, राइट। सो इसका जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा, डी नहीं बनेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है इट्स डी, बट इट्स ए, राइट, क्योंकि सारे के सारे जो है वो आपके लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर ही आते हैं। टॉन्सिल्स है, थाइमस है, लिम्फ नोड्स है, ईच एंड एवरीथिंग जो है इट इज द पार्ट ऑफ योर लिम्फॉइड ऑर्गन्स, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से 2013 के अंदर फिर से एक सवाल आता है दूसरा, दैट इज इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, और आप इसे ड्रग्स के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या टॉक्सिन्स भी टॉपिक आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इम्यून सिस्टम्स में ही करते हैं, जितने भी ड्रग्स होते हैं जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब टॉक्सिन्स क्या है, पॉइजनस सब्सटेंसेस है जो आपके या तो बैक्टीरिया से भी आइसोलेट हो जाते हैं, एनिमल से भी आइसोलेट हो जाते हैं, प्लांट से भी आइसोलेट हो जाते हैं, फंगस से भी आइसोलेट हो जाते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज है आपके टॉक्सिन्स की, अलग अलग से जहां जहां से आप इन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आपको सवाल में पूछा गया है टॉक्सिन का नाम, मतलब आप नाम जो है वो मेंशन है दैट इज एफ्लाटॉक्सिन्स, कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एफ्लाटॉक्सिन्स एक तरह के टॉक्सिन्स है, उन्हें इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी या वायरसेस। तो देखिए वैसे तो चारों के चारों आपके फंगस चारों के चारों जो आपके ऑर्गेनिजम्स है दे ऑल प्रोड्यूसेस दी पॉइजनस सब्सटेंसेस और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, बट एफ्लाटॉक्सिन जो है वो एक फंगस से आइसोलेट होता है, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे आपके बैक्टीरिया है उनसे भी क्लॉस्ट्रीडियम, उससे पैरालाइज वाला जिससे पैरालिसिस भी हो जाता है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। Algae से you can produce the toxins and viruses as well you can produce the toxins and even from the animals as well। तो आप सबसे जो है वो toxins produce कर सकते हैं, right? So this is the explanation कि जहां पर आपकी अलग अलग रूट्स एंड ऑल सब यूज होती है। फिर आता है साइंस इन एवरीडे लाइफ से सवाल, फिर से 2013 में आपको क्वेश्चन आया, बायोलॉजी पे क्वेश्चन आया है कि इसमें से कौन सा ऐसा नेचुरल फूड कलर है,
फूड कलर यूज करते हैं ना हम खाना बनाने के लिए, तो नेचुरल फूड कलर जो कि मोस्ट कॉमनली ऐड किया जाता है किसके अंदर, बटर और चीज के अंदर, तो वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था जी, दैट इज योर ए, दैट इज अन्नाटो। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका नेचुरल फूड कलर है जिसे यूज किया जाता है आपका, ठीक है। तो दिस इज नेचुरली, ये आपके फूड को कलर देते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं और हम बात करते हैं कि वो कितना यूजफुल है ह्यूमन के लिए या डे टू डे लाइफ के लिए, तो आप बायोलॉजी को एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, है ना, फर्टिलाइजर्स में भी हम इसको एज अ ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। वी कैन यूज देम इन द बायोटेक्नोलॉजी, जैसे बीटी कॉटन वगैरह है, सारी चीजें हैं, डीएनए को मैनिपुलेट करना है, वहां आप बायोलॉजी को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं। माइक्रोब्स का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। यू नीड अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर आप उनका स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली देख सकते हैं, जिसे हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं, राइट। तो हम उसको उसी के अंदर देखते हैं। फिर आपका फूड एंड बेवरेजेस है, यानी ऑब्वियसली टी, कॉफी, अगर ऐसी चीजों में, अगर ड्रिंक्स है उनमें अगर माइक्रोब्स यूज होते हैं तो वहां पर एसेंशियल है। देन ट्रांसपोर्टेशन में हम यूज करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे पीट बॉग मॉस है, उसको हम, अगर हमें, इट हैज अ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो हम इसे लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए ट्रेवल अगर करना, कोई चीज लेकर जानी है विच इज बेसिकली लिक्विड इन नेचर, तो आप उसमें उसको यूज कर सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो यूज द प्लांट्स, राइट। मेडिसिन, मेडिसिन में पेनिसिलिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। पेनिसिलिन है, दैट इज योर एंटीबायोटिक, वो भी क्या है आपका, इट हैज आल्सो बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है आपका टेक्सटाइल, मतलब कि आपके वो आइसोलेटेड है ऑर्गेनिज्म से, बायोलॉजी से। केमिकल इंडस्ट्रीज है, केमिकल्स जो होते हैं आपके, एसिड्स जो होते हैं, दे आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, जैसे एसिटोबैक्टर है, और आपका और भी जैसे क्लॉस्ट्रीडियम है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे आप यूज कर सकते हैं, जिनसे आप एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं अपने केमिकल्स को। तो इनमें से सवाल आना जी बनता ही बनता है। अब ये आपको 9th 10th में तो मिलेगा नहीं, है ना, तो ये कहाँ मिलेगा, साइंस इन एवरीडे लाइफ के अंदर, बायोलॉजी इन एवरीडे लाइफ के अंदर। तो ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर भी बन जाता है इससे, और अदर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो भी इसके अंदर आपको बन जाते हैं, राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज आपको आया है कि जो पा है, राइट, पा इज अ मूवी 2009 में बनी थी, जिसमें अमिताभ बच्चन वाज प्लेइंग अ रोल, राइट। और इसमें वो रेयर जेनेटिक डिजीजेस से सफर करते हैं, जिसके अंदर प्री मैच्योर एजिंग जो थी, दैट वाज द मेन सिम्टम, राइट। तो उसके अंदर आपका जो ये एजिंग है वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपका जो आया है वो कहां से एक्सट्रैक्ट हुआ है, राइट। इसके अंदर आपकी कौन सी डिजीजेस जो है वो आती है। तो इसके अंदर जो डिजीजेस आती है, अब ये जो क्वेश्चन आया है आपको, दैट इज फ्रॉम दी डिसऑर्डर्स, राइट। तो ये क्वेश्चन कहां से आया हमें, ये क्वेश्चन हमें आया है डिसऑर्डर्स से। तो ये भी हमने देखा था कि डिसऑर्डर्स के अंदर हमें इसे करना पड़ेगा। तो अब ये डिसऑर्डर्स कैसा है, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जब मैंने स्टार्टिंग में सेशन में आपसे कहा था कि डिसऑर्डर कुड बी जेनेटिक, इट कुड बी ऑटोसोमल। ऑटोसोमल का मतलब होता है आपके नॉर्मल सेल्स जो है, जैसे कैंसर है, ठीक है, तो वो जेनेटिक नहीं है, मतलब वो नॉर्मल सेल्स, सोमैटिक सेल्स के अंदर भी हो जाता है, कई बार जर्म सेल्स के अंदर भी, दोनों सेल्स से रिलेटेड है। तो अब वहां से भी आपको सवाल आ सकता है। तो यहाँ पर जो सवाल आया वो प्री मैच्योर एजिंग है। अब आपको सिम्टम दिया गया है कि एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है, एंड इट्स बेसिकली रिलेटेड टू द जीन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दैट इज योर प्रोगेरिया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। कॉन्स जो डिजीजेस है, सिंड्रोम है, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म। इसके अंदर हाई बीपी से रिलेटेड जो है वो आपके वहां पर प्रॉब्लम्स होती है। एक्रोमेगाली इज रिलेटेड टू द ग्रोथ हार्मोन, जिसे सोमेटोस्टैटिन भी हम कहते हैं, सोमेटोट्रोपिन भी हम कहते हैं। अगर ज्यादा हो जाए, एक्सेसिव में रिलीज हो जाए, तो एक्सेस ऑफ हाइट, है ना वो तो, और एडल्ट्स के अंदर बेसिकली एक्रोमेगाली इज रिलेटेड टू दैट वन। डाउन सिंड्रोम जो है, इट इज रिलेटेड टू द क्रोमोसोम्स, सो इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सो दीज आर द पिक्चर्स डिपिक्टिंग दी, सबसे पहला जो डिपिक्ट कर रहा है वो आपको कर रहा है प्रोगेरिया के बारे में, देन इट्स योर कोन्स सिंड्रोम, देन इट्स योर डाउन सिंड्रोम, एंड दिस इज योर एक्रोमेगाली। तो ये हम कहाँ करते हैं, ये हम करते हैं हार्मोन्स के अंदर और डिसऑर्डर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आया है बायोमोलिक्यूल से, 2015 के अंदर ये सवाल आया था, और यहाँ पूछा गया था ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का जो कलेक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो इस सवाल को जी कर दिया कॉम्प्लिकेटेड, और जबकि बहुत ही सिंपल सा सवाल है। हमारी बॉडी के अंदर जब आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्ब्स लेते हैं, आपने देखा होगा जिम जाने वाले लोग जो होते हैं, जो जिमिंग करते हैं, वो बेसिकली कार्ब्स नहीं लेते हैं, है ना, कि या नो कार्ब्स, अब कार्ब्स कटिंग पे है। उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जितना असेंशियल है, जितना जरूरी है सेल्स को, वो उतना यूज करते हैं, उसके बाद वो उसे स्टोर करके रख देते हैं कि जब जरूरत पड़ेगी तब वहां से उसे ले लेंगे, है ना, एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। तो वो जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसी और फॉर्म में। एज इट इज तो ग्लूकोज को स्टोर नहीं किया जा सकता,
इसलिए हमारी बॉडी का एक ऑर्गन ऐसा है जो आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन के अंदर, फिर जब उसे जरूरत पड़ती है फिर वो वहां से उसे एक्सट्रैक्ट आउट कर लेता है, उसका ब्रेक डाउन कर देता है। तो उसको किसमें स्टोर करता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। एज इट इज ग्लूकोज कभी स्टोर नहीं होता, इट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड एंड इट शुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ग्लाइकोजन फॉर्म, राइट। तो ग्लाइकोजन में कौन कन्वर्ट करता है? इट्स योर लीवर। तो लीवर के साथ साथ एक और आपको मैं बता देती हूँ, दैट इज योर मसल्स। ये भी आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस इनटू द लीवर। तो लीवर के अंदर दो चीजें होती है, एक टर्म आती है आपकी, देखो दो टर्म्स होती है बायोलॉजी में, अगर ये टर्म समझ ली तो मैक्सिमम चीजें आपको वैसे क्लियर हो जाती है। जब भी किसी टर्म के पीछे बायोलॉजी में जेनेसिस वर्ड आता है, इसका मतलब ये आपकी किसी सिंथेसिस के बारे में बात कर रहा है, यानी किसी ने किसी फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है। जब भी आपको बायोलॉजी में लिसिस वर्ड एंड में मिलेगा, इसका मतलब है कि वो बात कर रहा है ब्रेक डाउन की, कि कोई ना कोई चीज जो है वहां पर ब्रेक डाउन हो रही है। तो दो चीजें एसेंशियल है, दोनों आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। अगर कोई ऐसा कोई अनएक्सपेक्टेड सा अनयूजुअल सा सवाल आ जाता, आपको लगता भाई ये तो हो ही नहीं पाएगा, इतनी बड़ी टर्म को कैसे समझे, तो इतनी बड़ी टर्म को तोड़ दीजिए, और तोड़ने पर जो लास्ट के डिजिट में अगर जेनेसिस है तो सिंथेसिस है, अगर लिसिस है तो दैट इज अ ब्रेक डाउन, राइट। अगर कोई और नाम भी है, टर्म भी है, तो वो आप मुझे कमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, राइट। So there is your high biological oxygen demand. This question has been asked from your ecology, जिसमें हम बायोमैग्निफिकेशन यूट्रोफिकेशन, यहाँ से आपका क्वेश्चन आया है 2015 के अंदर, ये सवाल आया है और पूछा गया है कि हाई बीओडी क्या बताती है। अब हाई लो तो बाद की बातें हैं, पहले लेट अस टॉक अबाउट द बीओडी। अब बीओडी क्या होता है अगर आपको यही नहीं पता, तो फिर हाई लेवल का तो मतलब ही नहीं पता होता कि हाई है लो है, तो क्या होगा उससे। तो बेसिक डेफिनेशन यानी बेसिक इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम देखेंगे बीओडी क्या है, जो कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जो पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। और अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मोस्टली पीसीएस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो मुझे कमेंट करके डेफिनेटली बताएंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो हाई बीओडी का जो मतलब होता है कि पानी बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है। मैं डेफिनेशन नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप मुझे इसकी डेफिनेशन बताएंगे, आप मुझे बताएंगे कि बीओडी क्या होता है। तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो पानी है, बेसिकली बीओडी इज यूज्ड फॉर द वाटर। तो पानी के अंदर हम पॉल्यूशन अगर हमें चेक करना है, तब हम बीओडी सीओडी को चेक करते हैं, राइट। तो यहाँ पर बीओडी से सवाल आया है। तो अगर हाई बीओडी होता है, इसका मतलब होता है कि उसके अंदर हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन है। माइक्रोबियल का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुड बी बैक्टीरिया। ऐसे माइक्रो का मतलब ही होता है छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, ओवरऑल, राइट। तो हाई लेवल का मतलब, हाई बीओडी का मतलब हाई लेवल ऑफ माइक्रोबियल पोल्यूशन। और आपको याद है आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है और आंसर इसका डेफिनेटली बताना है, राइट। सो दिस इज योर बीओडी एंड सीओडी के बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे, सेशंस के अंदर भी हम इसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, पोल्यूशन के बारे में। ह्यूमन डिजीजेस 2018, फिर जैसे जैसे समय बढ़ता गया 2018 के अंदर कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ती गई। अभी आपने 2013 देखा, आपने देखा क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े से ऐसे हैं कि डुएबल हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। फिर 2015 में क्वेश्चन आया इकोलॉजी, और थोड़ा सा कंसेप्चुअल आने लगे। अब पीपीएससी ने क्या किया, आपसे कॉन्सेप्ट पूछने शुरू कर दिए। फिर 2018 में तो उन्होंने बिल्कुल ही ज्यादा कंसेप्चुअल कर दिया और पूछा कि क्योंकि डिजीजेस आर इंपॉर्टेंट, ह्यूमन सफर करता है डिजीजेस से, जो कि आपका हमेशा करंट अफेयर रहता है। आज भी अगर आप साइंस की करंट अफेयर की कोई फाइल अपलोड हो, कोई है अगर, और आप उसे पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स को अगर आप गो थ्रू कर रहे हैं, उसमें आप देखेंगे एक डिजीज जरूर मेंशन होती है। तो आपको मुझे बताना है इस वक्त करंट अफेयर के अंदर कौन सी डिजीजेस और कौन से वायरस के बारे में बात हो रही है, जो कि फिर से जो है वो चाइना से ओरिजिनेट किया जा रहा है, मुझे वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। दिस इज योर करंट अफेयर। एंड ऑफ कोर्स ये आपका बायोलॉजी का नेक्स्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हो सकता है। पीसीएस में आपको इस बार के करंट अफेयर में ये सवाल आ सकता है, इसके चांसेस 70 to 75% है। तो द एलिमेंट विच इज जनरली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स अलोंग विद जिंक एंड कॉजेज द आउच डिजीजेस, जिसे हम इटाई डिजीजेस भी कहते हैं, जापान के अंदर ये थी, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर वो कौन सी किसकी वजह से होती है, इसका आंसर है कैडमियम की वजह से, ठीक है। तो एक और यहाँ पर एक ना वो दिया गया है मरकरी एलिमेंट, मरकरी की वजह से भी एक बहुत ही पॉपुलर डिजीज है, इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा है,
वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दिस इज काइंड ऑफ अ रिविजन। देखिए अगर आप आंसर्स करेंगे कमेंट का तो मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आपकी चीजें क्लेरिफाई हो जाए। और अगर इसमें से मान लीजिए अभी कैडमियम पे क्वेश्चन आया, हो सकता है इस बार का क्वेश्चन आपको मरकरी पे आए, क्योंकि पैटर्न तो वही रहेगा ना, जो फॉलो कर रहा है वो फॉलो क्या कर रहा है, डिजीजेस तो हर बार आ ही रही है, हर साल आ रही है, तो डिजीजेस पे आपको सवाल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप मुझे बताएंगे कि मरकरी की वजह से कौन सी डिजीजेस होती है, उसका कमेंट भी आपको मुझे करना है ना। बाकी इसका आंसर कैडमियम है, जिससे टाइटाई डिजीज या आउट ऑफ डिजीज भी हम इसको कहते हैं। फिर जी आ गया ब्लड के ऊपर। 2018 में इन्होंने पूछा ब्लड के ऊपर क्वेश्चन। ब्लड में पूछा कि एक अनडैमेज्ड ब्लड वेसल है, मतलब ऐसी ब्लड वेसल जिसमें कोई डैमेज नहीं है, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। तो ये जो कंसेप्ट है ना, प्रोथ्रोम्बिन इज एन इनएक्टिव फॉर्म और थ्रोम्बिन एक एक्टिव फॉर्म को बोला जाता है। तो यहां पर इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में इज प्रिवेंटेड बाय, कौन बचाता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होने से एक प्रॉपर एक नॉर्मल ब्लड वेसल के अंदर, कौन सा यहां पर ऑप्शन है जो उसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये यूज कहाँ होता है। तो ये यूज होता है जी आपके क्लॉटिंग के लिए। जब कभी आपको चोट लग जाती है ना हीलिंग प्रोसेस में, वहां पर हमेशा आपका जो प्रोथ्रोम्बिन है ब्लड वेसल्स के अंदर, वो थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो आपके ब्लड क्लॉट बना देता है, मतलब वो आपकी जो इंजरी होती है इसे हील करने में हेल्प करता है। बट अगर ये आपकी बॉडी के अंदर हो जाए तो इट विल कॉज ट्यूमर। ब्लड फ्लो कर रहा है हेड टू टो, अगर कहीं पे भी ब्लड जो जाम हो जाए तो सबसे पहले तो ये ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देगा, है ना, और वहां पर आपका जो है अंदर क्लॉटिंग अगर होगी तो ब्लड आगे पास ऑन नहीं होगा एंड इट विल कॉज अ ट्यूमर। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स विल लीड टू द कैंसर एज वेल। तो यहाँ पर इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अनडैमेज्ड इसे बचाता कौन है, प्रिवेंटेड बाय, इसका आंसर है हेपारिन। हेपारिन जो है वो आपका बेसिकली एक तरह से एक ऐसा सब्सटेंस है जो बॉडी के अंदर आपका बचाता है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीकोगुलेंट। इसका इस क्वेश्चन का पूरे का मतलब है कि ऐसा एंटीकोगुलेंट जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज एंटीकोगुलेंट। तो हेपारिन को कहा जाता है एंटीकोगुलेशन का मतलब होता है आपका क्लॉटिंग। क्लॉटिंग का मतलब कोगुलेट करना, जो ब्लड है उसका जो है क्लॉट नहीं हो पाता है वो, राइट। तो अगर ब्लड वेसल है इसमें अगर आपका क्लॉट बन जाता है, थ्रोम्बोसिस बन जाता है, तो ब्लड वेसल और इसमें क्या होता है आपका ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, ब्लड फ्लो इतने अच्छे से नहीं हो पाता और आरबीसीज को भी नहीं मिल पाता। फिर 2020 में फिर से डिजीजेस पे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, ठीक है। एक तो यहाँ पर आपके मीजो मीन्स मीडियो टर्म होता है, थीलियोमा का मतलब होता है आपका कैंसर टाइप। तो ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है, देखो नाम से लियोमा जो है इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर द वर्ड अ टाइप ऑफ अ कैंसर, जिसे हम ट्यूमर भी कहते हैं। दैट इज कॉज्ड बाय, तो किससे होता है, ये एपिथेलियल सेल्स के अंदर होता है एंड इट इज ये रेस्पिरेशन और लंग्स से मोस्टली रिलेटेड है। और ये किसकी वजह से होता है, कैडमियम, आर्सेनिक, एस्बेस्टोस, लेड। तो इसमें से लेड या इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर रहा है, इतने सारे ऑप्शंस देके ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शायद स्टूडेंट को ये लगे कि इसमें 2 से ज्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3 ओनली। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये कब पता होगा, जब हमें हमारी डिजीजेस के बारे में पता होगा। जब हम, और अगर आप डिजीजेस देखो तो नॉर्मल थोड़ी डिजीजेस है, कैंसर के बारे में बात की गई है भाई, और हो सकता है ये करंट अफेयर के अंदर हो। तो ये जो था 2020 में आपको सवाल पूछा गया है। तो 2013 से अगर हम इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करें 2020 तक, तो एक चीज तो पैटर्न समझ आ गया है कि क्वेश्चन का लेवल, भले ही क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर डिक्रीजिंग बट द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग। अगर आप डिफिकल्टी लेवल देखोगे तो इट्स इजी टू मॉडरेट टू द डिफिकल्ट, वो बढ़ रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मे वेरी, राइट, और मे बी डिक्रीजिंग, है ना, क्योंकि पहले 3 थे, फिर 2 हुए, फिर अब 2 फिर अब 1 हो गया। पर ऐसा नहीं है कि 2000 अब आपका जो 25 में हो रहा है उसमें आएगा ही नहीं। अगर आ जाए, इनमें से कोई अगर क्वेश्चन आया तो हमें इसी तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, एक जो स्टैंडर्ड बन जाएगा जिसके बेस पर हम अपने बायोलॉजी को तैयार करेंगे, राइट। सो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीलिम्स के अंदर आए हैं। दिस इज योर थीलियोमा, जो कि आपके लंग्स के अंदर होता है। एस्बेस्टोस जो है वो मेसोथेलियल सेल्स के अंदर आपके डिपॉजिट हो जाते हैं, राइट। सो ये था आपका पीवाईक्यूज का सेशन, जिसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है फॉर द सब्जेक्ट बायोलॉजी। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको एनालिसिस में ये भी समझ आया होगा कि सवाल का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, डीप है सवाल, बहुत ज्यादा वेग नहीं है, स्टेटमेंट्स वेग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी पढ़ा और वहां से उठ के ऐसे कुछ भी दे दिया उन्होंने, नहीं। वो आपसे चेक कर रहे हैं कि ये जो आपने डिजीजेस पढ़ी है ये होती किसकी वजह से है। तो बहुत ही स्पेसिफिक हो रहे हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल हो रहा है आपका कमीशन, आपको इसी तरीके से इसकी तैयारी करनी है, राइट। और
सिविल स्टैप से जुड़े रहिए, और भी सेशंस आपके लिए हम लेकर आएंगे फॉर द एग्जाम पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। आई होप दैट एवरीबडी इज अवेयर नाउ। कम टाइम बहुत ज्यादा कम है आपके पास, तो वी शुड नॉट वेस्ट आर इवन अ सिंगल मिनट ऑफ आर लाइफ, ठीक है। और अपने प्रेपरेशन को बहुत अच्छे से कर लीजिए। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वो जरूर कीजिएगा। जो पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन कौन पीसीएस के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है एंड यू आर रेडी फॉर द प्रेपरेशन एंड द कोर्स एज वेल, राइट। सो मिलते हैं अपने सेशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।